ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है निपा बहन आपका। डॉक्टर साहब, चंपा बहन कंपाला युगांडा से। देखिए आज कौन मिलने आया है। निपा बहन हम सबको अपने इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के अनुभव सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो निपा बहन का क्या कहे, एक आप भी विशेष गुजरात का गौरव बढ़ाने वाली निमित्त आत्माएं है। वहाँ युगांडा में बैठ करके काले तन वालों को गोरे दिल वाला बनाने की विशेष सेवा, और गुजरात जैसे स्थान से जाकर कंपाला युगांडा में सेवा करना, तो निपा बहन के विशेषता पानी की तरह है। क्योंकि पानी को जिसमें डालो उसका रूप ऐसा, उसमें जो मिलाओ उसका रंग वैसा। तो वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी वाले संस्कार स्वभाव वाली आत्मा अर्थात निपा बहन, तो बाबा ने विशेष आपको नियुक्त युगांडा जैसे देश में किया है। तो आज हमारे सभी भाई और बहनों को विशेष अनुभव सुनने मिलेंगे, किस तरह से वहाँ का कल्चर है, किस तरह से वहाँ की सेवाएं आप चला रही है, उसका विस्तार दिन रात आप कर रही है। बहुत सारी बातों से हम आज अवगत होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिवादन है, अभिनंदन है निपा बहन आपको। और चंपा बहन भी दो शब्दों में स्वागत करेंगे, फिर डॉक्टर साहब भी स्वागत करें। चंपा बहन। निपा बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चंपा बहन। बोल दिया। आप परसों भी शायद आए थे कुंजू बहन के साथ, फिर हाँ आए थे ना, परसों भी आए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में कुसुम बहन भी उम्र वाले देख रहे हूँ, उनका भी स्वागत है। हाँ, वो मेरी मदर है। कुसुम माता का भी स्वागत है। अच्छा, कुसुम माता आपका स्वागत है। हाथ हिलाओ, सुनाई देता है तो। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा का आवाहन भी करते हैं, थैंक्स भी करते हैं, और आप सभी को तो बहुत 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 थैंक्स करते हैं। क्योंकि जब से ये अनुभव का सिलसिला शुरू हुआ है तब से हम रोज ही सुनते हैं। तो जैसे कि एक परिवार को आपने एक बना दिया है और परिवार को नजदीक लाया है। क्योंकि मधुबन में तो सबसे मिलते हैं लेकिन हाय हेलो करते हैं, लेकिन इतना नजदीक से एक दूसरे को जानने को मिला इसी अनुभव के माध्यम से। और मिनेश भाई ने तो जैसे मेरी विशेषता बिल्कुल मिले नहीं है, फिर भी बहुत एक्यूरेट सुनाई। तो थैंक यू आप सभी को। अभी निपा बहन अगर सबसे आप पहले इजाजत दे, निपा बहन अगर आप इजाजत दे तो जी 1.5 मिनट का एक वीडियो में दिखाना चाहूंगा हमारे भाइयों और बहनों को, आपकी जो सेवाएं, आपका बड़ों का साथ आपको जो है वो वीडियो में दिखाना चाहूंगा, आप अगर इजाजत दे। ठीक है। मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। मशाल थाम लीजिए। सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए।
हाँ, तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बातों का, कुछ झलकियों का पता पड़ गया होगा। किस तरह से बड़ों की दुआएं आपके साथ है, किस तरह से आप वीआईपीज़ की सेवा वहां पर करती है, इसका थोड़ा आपको चितार मिला होगा। तो अभी हम सुनेंगे निपा बहन से। निपा बहन, हाँ, अभी आप शुरू करें। थैंक यू आदरणीय डॉक्टर साहब, जयंत भाई, चंपा बहन और मिनीश भाई और हेमानी बहन, और कारेली बाग की फुलवाड़ी को हमारा बहुत बहुत कंपाला सेंटर पर स्वागत है। क्योंकि अभी मैं संगली पर बैठी हूँ और आप सभी को हमारे क्लास में आवाहन कर रही हूँ। तो जैसे युगांडा एक कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें 56 कंट्री है। उसमें से युगांडा, केन्या और टांजानिया, इसको ईस्ट अफ्रीका कहते हैं। युगांडा एक छोटा सा देश है, उसमें हमारा 2 सेंटर है। एक है कंपाला में, कंपाला वो कैपिटल है, और दूसरा है जिंजा में। तो कंपाला उसको 7 हिल्स कहते हैं, क्योंकि पहले वो 7 हिल पर हमारे लोग रहते थे। अभी तो काफी हिल्स भी डेवलप हो गई है। और यहाँ का वेदर है ट्रॉपिकल वेदर। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में क्या होगा, तो सुबह में थोड़ी ठंडी होगी, दिन में थोड़ी धूप निकलेगी और फिर शाम को बारिश होगी। तो यहाँ का वेदर भी ऐसा ही है। इसलिए क्योंकि यहाँ का वर्ल्ड का बिगेस्ट लेक विक्टोरिया वो यहाँ पर है, और यहाँ पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, उसका सोर्स है, उसकी शुरुआत जिंजा से होती है और वो पूरी होती है इजिप्ट में। तो ये युगांडा कंट्री। बाकी मैं अपना अनुभव सुनाऊंगी आज। जब नैरोबी से मुझे ईमेल आया कि सभी को अनुभव सुनाना है, तो पहले तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि मुझे तो नहीं सुनाना है, क्योंकि मुझे कोई दादियों के साथ या बाबा के साथ कोई अनुभव नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको अपना अनुभव सुनाना है। तो आज 30 साल का मेरा अनुभव मैं आपके सामने रखूंगी। अर्ली 70s में मेरे पापा और मेरे पिताजी के बड़े भाई वो अहमदाबाद में आए और नारायणपुरा एरिया में उन्होंने घर लिया। मेरे चाचा जी रिटायर्ड थे, तो वो ऐसे ही वॉक ले रहे थे रास्ते से, और एक घर की बालकनी में उन्होंने एक पिक्चर देखा। वो था हमारा स्वर्ग, कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है और पांव से वो नर्क को लात लगा रही है। तो वो सीधा अंदर घर में घुस गए। तो जो लैंडलॉर्ड था वो हमारे जान पहचान वाले थे। उनको पूछा कि ऊपर क्या है, तो उन्होंने बताया कि 2 बहनें वहां पर रहती हैं। वो जाके बहनों को मिले, और उसी दिन से हमारे घर में ज्ञान का बीज पड़ा। वो नारायणपुरा सेंटर से भी पुराना वो 2 रूम का सिर्फ रेंट पर लिया हुआ छोटा सा घर था। तो फिर मैं जब बड़ी हुई, शायद 10-11 साल की थी, और स्कूल की छुट्टियों में हम बहुत बोर होते थे कि पता नहीं कहाँ जाए, क्या करे। तो मेरे दादाजी ने बताया कि चलो ब्रह्मा कुमारी में बच्चों का क्लास चलता है। तो मुझे लेके गए, वो 81 की बात होगी शायद। तो वो लेके गए, और आज भी मुझे याद है कि हम बच्चों को वो गीत सिखाया था कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। फिर क्लास पूरा हुआ और चंद्रिका बेन आए टोली लेके। तो उन्होंने सब बच्चों को पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस एज में मुझे लक्ष्य शब्द का मतलब भी नहीं पता था। तो मैं तो बाकी बच्चों को देखने लगी कि बाकी सब बच्चे क्या बोलते हैं। तो बाकी जो बच्चे थे
उन लोग के माता पिता वो ज्ञान में चलने वाले थे, तो उनको पता था कि क्या बोलना है। तो एक ने बोला कि दादी जैसा बनने का। तो मैंने सोचा मुझे तो दादी जैसा नहीं बनना है, क्योंकि दादी तो मेरी मर गई है, मैं तो सिर्फ दादा ही है, तो मुझे तो पता भी नहीं है। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कि हमें बहन जैसा बनने का। तो मैंने कहा बहन मतलब चंद्रिका बहन का नहीं पता था। मैंने कहा बहन माना तो मेरी बहन तो मेडिकल में पढ़ती है, वो तो बेचारी सारा दिन पढ़ती रहती है, वो भी मुझे नहीं बनना है। फिर किसी ने बताया कि बाबा जैसा बनना। तो मैंने कहा बाबा तो पता ही नहीं है कौन है, शायद बापूजी को बाबा कहते होंगे। फिर किसी ने कहा कि देवी देवता जैसा बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो मैंने कहा हाँ ये कुछ राइट है। तो जब मेरा टर्न आया तो मेरे मुख से निकला कि मेरे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ये मेरा पहला दिन था जिस दिन मैंने पांव रखा था बाबा के घर में, और मेरे मुख से निकला था कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कुछ नहीं पता था उस समय। तो जैसे कहा जाता है कि साधु तो कोई बनता नहीं है, साधु तो पैदा होता है। तो वैसे मैं भी एक बॉर्न ब्रह्मा कुमारी हूँ। बचपन से ही बहुत इनोसेंट थी और सन्यासी टाइप की थी, और लक्ष्य भी यही था कि जीवन में शादी नहीं करना है, लेकिन कुछ अलग सा जीवन जीना है। लेकिन पता नहीं चलता था कि क्या बनना है। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ती थी। तो धीरे धीरे करते जब मैं बड़ी हुई, और ये तो एक सिलसिला बन गया था कि स्कूल डेज में तो बिजी रहते थे, लेकिन छुट्टियों में बच्चों के क्लास में जाना। और फिर क्या होता था कि सेंटर में जब कभी दादी आनी होती थी तो हमको फरिश्ते का ड्रेस पहनाते थे और गुलदस्ता लेकर के खड़े रखते थे। तो उस समय ये भी नहीं पता था कि फरिश्ता जैसा बनना है। और कभी कोई महारथी आने होते थे तो हमको डांस सिखाते थे और बोलते थे कि आपको स्वागत डांस करना है। फिर धीरे धीरे करते वो हमको मधुबन ले जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में। तो हम मधुबन भी जाते थे। और उस समय बच्चों के प्रोग्राम में बाबा भी आते थे। तो जब बाबा आते थे तो हम सबको हमारी टीचर बिठाती थी, और फिर जब मुरली पूरी हो जाती थी हम तो ओम शांति भवन के गार्डन में खेलते थे। और फिर जब हमारा टर्न आता था तो हमको बोलते थे कि चलो बाबा को मिलने के लिए। तो फिर हम लाइन में खड़े रह जाते थे, और बाबा की दृष्टि और टोली भी उस समय हमने ली हुई है। लेकिन इतना उस समय कुछ ख्याल में नहीं था कि हम भगवान से कोई दृष्टि और टोली ले रहे हैं। लेकिन जब भी हम मधुबन जाते थे तो दादियों की प्यार मिलता था, पालना मिलती थी। बाबा के रूम में जाते थे, बाबा की झोपड़ी में जाते थे, तो एक प्योरिटी हमको खींचती थी। और तब नारायणपुरा सेंटर में भी जाते थे, बहनों को देखते थे, तो ऐसे ही लगता था कि बस ये बहनों का जीवन तो बहुत अच्छा है और जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए, और हो सकता है फ्यूचर में मैं ऐसे ही बनूंगी और यहाँ ही रहूंगी। फिर धीरे धीरे करते नारायणपुरा में हॉस्टल खुली हुई थी, तो हॉस्टल की कुमारियों को मैं देखती थी। तो वो लोगों को चंद्रिका बहन की बहुत पालना और ट्रेनिंग मिलती थी। तो वो जब भी सेंटर पर आते थे नारायणपुरा में तो वो योग कराते थे, कुछ भाषण करते थे। तो मेरे को लगा कि ये भी मुझे करना पड़ेगा क्या, क्योंकि मैं तो बहुत शाई थी, मैं कभी इतना मिक्स नहीं होती थी। मैं घर में भी अकेली अकेली बैठती थी, बहुत शांत प्रिय थी। तो मुझे लगा कि ये तो उनको ट्रेनिंग तो अच्छी मिल रही है। तो फिर मैंने भी कहा कि चंद्रिका बहन को कि
मुझे भी इन कुमारियों के साथ आप संगठन में थोड़ा रखना। तो क्या होता था कि जब साधना भवन में छुट्टियों में कुमारियों की भट्टी होती थी, तो मैं भी वो कुमारियों की भट्टी में साधना भवन में जाती थी। फिर धीरे धीरे वो कुमारियों के साथ मेरी फ्रेंडशिप होती गई और फिर अच्छा लगने लगा, और फिर धीरे धीरे करते करते हमारी ट्रेनिंग भी चलती थी। लेकिन दूसरी तरफ की पिताजी का एक बहुत ही, जैसे कहो कि मेरे तरफ ये था कि आपको पढ़ाई जरूर पढ़नी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहन बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर, और उसका ये था कि अगर वो ज्यादा सेंटर की तरफ झुक जाएगी तो पढ़ाई नहीं पढ़ेगी। और मुझे भी यही था कि 12th तक की पढ़ाई तो बहुत है, फिर मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, तो आगे पढ़ के क्या करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ग्रेजुएट तो होना ही होना है। तो फिर ग्रेजुएट तक की पढ़ाई मैंने पूरी की, और जिस दिन मेरी एग्जाम पूरी हुई उस दिन मैं फिर सेंटर पर चली गई, और दूसरे दिन से साधना भवन में कुमारियों की भट्टी शुरू होने वाली थी। तो साधना भवन में 1 वीक की भट्टी हुई, और 1 वीक की भट्टी के बाद फिर चंद्रिका बेन ने कहा कि इसमें से जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और जो आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन कर रही है। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे तो घर पे जाना ही नहीं है। तो फिर वो ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग में खास तो क्या था कि उस बहाने से हम सेंटर पर रहते थे, हमारे से जो बड़े हैं उससे ही सीखते थे। कभी कोर्स कराना, उस समय तो जब कोर्स कराना होता था तो नोट लेके बैठते थे और पढ़ते थे और सुनाते थे। कभी कभी मुरली भी सुनाने के लिए देते थे, तो 20 मिनट में या आधा घंटे में तो मुरली भी पूरी हो जाती थी। तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन और वैसे भी मेरा तो ज्ञान योग का बेस उतना था नहीं, क्योंकि जब मैं सेंटर पर आई तब तो मेरे बापूजी ने या दादा ने शरीर छोड़ दिया था, तो उस समय मेरे घर से ज्ञान में चलने वाले कोई नहीं थे। तो धीरे धीरे करके सेंटर पर रहने लगी। अभी उस समय वीरचंद भाई का नाम सुना होगा शायद आपने, बाबा ने उसको अव्यक्त मुरली में भी याद किया है, नष्ट महापरिवार करके। तो उन्होंने चंद्रिका बेन को कहा कि उसको ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो चंद्रिका बेन ने कहा कि अगर एक बल एक भरोसा होगा तो बन सकेगी। तो उसी दिन से मैंने अपने मन में ठान लिया कि बस एक बल एक भरोसा, और मैं चंद्रिका बेन को एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन के ही दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं सब बहनों को जरूर याद करूंगी कि सब जोन की जो भी बहनें थी वो हमें साधना भवन में क्लास कराने आते थे। मंजू बहन, विजया बहन, और नारायणपुरा के जो भी अनन्य भाई हैं, कालिदास भाई, बिपिन भाई, नलिनी बहन, वो सब हमको क्लास कराते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और धीरे 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 करके क्लास कोर्स कराना भी सीख गए, और फिर चंद्रिका बेन की नजर मेरे पर पड़ने लगी। फिर मैं जब सेंटर में आई, मतलब जब रहती थी तो मैं स्कूटर चलाती थी। तो क्या होता था कि किसी को कहाँ पर जाना होता था, कुछ लाना होता था, तो मैं स्कूटर पर जाती थी। उस समय महादेव नगर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, हम नारायणपुरा में थे, तो नारायणपुरा से महादेव नगर जाना आना वो भी करती थी। तो चंद्रिका बेन को लगा कि चलो उसको गाड़ी सिखाते हैं, तो अगर मुझे कहाँ जाना होगा तो वो मुझे गाड़ी में ले जाएगी। तो उन्होंने मेरे को फिर गाड़ी भी सिखाई। तो फिर मैं तो गाड़ी में इतनी बिजी हो गई कि एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है, चंद्रिका बेन को मीटिंग में जाना है, या तो कहीं क्लास कराने जाना है,
सब साधना भवन जाना है, सब जगह पर मैं उसको लेके जाती थी। उस समय महादेव नगर में एक भी भाई नहीं थे, मैं ही थी सिर्फ। और फिर चंद्रिका बेन ने मेरे को सब कुछ सिखाया। मुझे याद है कि एक बार मुझे सबसे पहला भाषण करना था, तो उसने मेरे को लिख के दिया था और फिर वो भाषण मैंने किया था। फिर उसकी भी ड्यूटी करती थी जैसे कि ब्राह्मणी की तरह। फिर कैसे सेंटर पर रहना होता है, तो धीरे धीरे करके मैं उसकी राइट हैंड बन करके भी सब करने लगी, सीखने लगी। अभी इस दौरान चंद्रिका बेन ने मेरा पासपोर्ट बनवा लिया। पता नहीं किस मुहूर्त में बनाया होगा। तो हमारी बड़ी बहनें तो दूरांदेशी होती है, त्रिकालदर्शी होती है, और हमारे भाग्य जैसे पढ़ने वाली होती है, उसको ही हमारा भाग्य पता होता है। तो पासपोर्ट तो बन गया, मैं तो कुछ पता ही नहीं था कि क्यों बनाया है। अभी दूसरी तरफ क्या था कि वेदांती बेन ने दादी को बोला कि दादी अफ्रीका में सेंटर खुल रहे हैं और मुझे बहनें चाहिए, कन्याएं चाहिए। तो दादी ने बोला कि चंद्रिका के पास तो इतनी सारी कुमारियां हैं, आप क्यों मेरे से मांग रही हैं? क्योंकि चंद्रिका बेन को वरदान है बाबा का कि आपके पास कुमारियों के झुंड आएंगे। तो इस कारण भी शायद उन्होंने पासपोर्ट बनवाया होगा। लेकिन चंद्रिका बेन को मेरे प्रति बहुत ही एक आदर भाव था कि ये बहुत आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार एक कुमारी है। और मुझे भी चंद्रिका बेन से बहुत ही था कि ये तो मेरे को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि मैं तो इतनी सेवा में बिजी हूँ। तो फिर एक दिन आया, वो जनवरी महीना था 97 में। उस समय तो महादेव नगर में हम शिफ्ट हो गए थे और इंटरकॉम फोन था, और मेरे कमरे में फोन आया और चंद्रिका बेन ने बोला कि आपको अफ्रीका जाना है। तो मैंने तो फोन रख दिया। मैंने सोचा चंद्रिका बेन को शायद रॉन्ग नंबर लग गया होगा, किसी दूसरे कमरे में फोन करते होंगे। तो और उसके बाद कुछ बात भी नहीं हुई आगे पीछे। चंद्रिका बेन को विश्वास था कि ये है जो हाजी का पाठ पक्का करने वाली, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी नाजी कहा ही नहीं है। उन्होंने मेरे को काफी सेंटर पर भी भेजा था, न सिर्फ महादेव नगर में, लेकिन गिरधर नगर में, साधना भवन में, काफी सेंटर पर मैं रही हुई हूँ, काफी बहनों के साथ भी। तो बस टिकट निकल गई और बात थी 14 जनवरी को निकलना है। और फिर मेरे मदर फादर को बुलाया मिलने के लिए। तो वेदांती बेन ने बोला कि आप चिंता नहीं करना, अफ्रीका माना आ फरी फरी ने खाओ, वहां तो बहुत मजा है। तो वो लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। फिर हमको बोला कि दादी को मिलने के लिए जाना है, तो हम दादी को मिलने के लिए भी गए। दादी ने भी हमको बहुत प्यार से छुट्टी दी और मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि नैरोबी में ऑन अराइवल वीजा मिलता है, तो सिर्फ टिकट लेना होता है और 1 साल की रिटर्न टिकट है, तो बस एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा। तो हम 5 बहनें थी, हम नैरोबी आ गए। आ तो गए, अभी हम वेदांती बेन को तो जानते ही थे, क्योंकि वो सब महादेव नगर में आते थे, और न सिर्फ वेदांती बेन को लेकिन सारी अफ्रीका की बहनों को जानते थे, क्योंकि जो भी बहनें आती थी हम उनकी बहुत सेवा करते थे दिल से। उनको कहीं जाना आना होता था, डॉक्टर के पास या कहीं भी, और सब भाई बहनों को भी जानते थे। तो कुछ नया तो नहीं लगा, लेकिन ये भी हुआ कि हम कहाँ आए हैं और बाबा क्या सेवा कराएंगे, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो 1 महीना रही मैं नैरोबी में। नैरोबी केन्या का कैपिटल है और नैरोबी हमारा अफ्रीका का हेडक्वार्टर है। फिर 1 महीने के बाद फरवरी में हम सभी बहनों की रिट्रीट थी बुलवायो में। बुलवायो वो जिम्बाब्वे का दूसरा टाउन है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे और सेकंड टाउन बुलवायो है।
तो हम सभी बहनें मिल करके बुलवायो गए। तो सभी बहनों के साथ बुलवाई में भी अच्छी मीटिंग रही, मजा भी आई। फिर क्या हुआ कि बाकी सब बहनें तो अपने अपने स्थान पर चली गई और मुझे वेदांती बहन ने बोला कि आपको और सिस्टर गैब्रिएला दोनों को हरारे में रहना है। तो हम दोनों हरारे गए। वो गैब्रिएला अभी कनाडा में है, वो गोरी बहन थी कैनेडियन। तो हरारे में आ गए हम दोनों अकेले। फिर अंदर से वो जैसे घबराहट या मूंझवण शुरू हो गई कि एक तो इंग्लिश नहीं आता, ये गोरी बहन मेरे साथ में है, अभी मैं उसके साथ क्या बात करूं। और शांति तो इतनी शांति कि वहां के स्टूडेंट भी मेरे को टीज करने लगे कि आपको तो लगता होगा कि स्मशानी शांति में आ गए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हम तो अहमदाबाद के रहने वाले, सारा दिन सेंटर पर भी इतनी चहल पहल और बाहर भी कितनी चहल पहल। तो वहां तो एकदम शांति। सुबह का क्लास, मुरली क्लास 6:30 बजे खत्म हो जाता है और सब लोग भागते हैं क्योंकि 7 बजे से वहां पर सबको ऑफिस में जाना होता है। तो क्लास पूरा होते ही सब लोग चले जाते हैं, फिर सारा दिन कुछ नहीं। और शाम को कोई आएंगे योग में। मैंने कहा बाबा अभी मैं कहाँ से शुरू करूं। तो पहले तो मेरे को रोना आ गया कि बाबा ये तो मैं कहाँ आके फंस गई। तो वो जो सिस्टर गैब्रिएला थी उसको पता चला, तो उसने मेरे हाथ में एक बुक दिया। वो रजिस्ट्रेशन बुक थी और उसने मेरे को कहा कि उसमें से आप फोन कर सकते हो। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो उसमें से मैंने देखा कि एक जया बहन का नाम था और ब्रैकेट में लिखा था जनीता, जयमिनी और अमिता। तो मैंने कहा कि ये तो कोई टिपिकल गुजराती जया मासी लगती है, चलो उसको फोन करते हैं। तो मैंने जया मासी को फोन किया। मैंने कहा जया बहन क्या है कि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है और मैं यहाँ आई हूँ, आप आओ ना सेंटर पर। रेगुलर आने वाले तो थे सुबह के क्लास में, लेकिन कुछ आगे तो करना है। तो मैंने कहा फिर ये ब्रैकेट में कुछ लिखा है, वो कौन है वो 3? तो बोला वो 3 मेरी बच्चियां हैं। तो मैंने कहा वो उनको भी लेके आना। और दूसरा भी नाम लिखा था इंदु बहन, तो मैंने कहा उसको भी लेके आना। तो वो जया बहन आई जनीता को लेके। वो जनीता बहन अभी हमारा हरिहर का सेंटर संभालती है और वो जो जया बहन है वो अभी अटलांटा में है, हंसा बहन की स्टूडेंट, वो भी काफी सेवा में है। तो इस प्रकार से फिर मैंने सब लोगों का कांटेक्ट करना शुरू किया। फिर वेदांती बहन आए। तो वेदांती बहन ने बोला कि ये जो हरारे का सेंटर है वो रेंट पर है, तो अभी आपको किसी के घर में शिफ्ट होना है। तो वो तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि किसी के घर में जाना और रहना वो तो कभी सोचा भी नहीं था। इंडिया में तो कभी किसके घर में जाते भी नहीं है। तो वेदांती बहन तो बड़ी फास्ट होती है, उसको संकल्प आया मना करना ही है, बस तुरंत दान मुहर पुण्य जैसी है। तो उसने तो फटोफट सामान शिफ्ट किया किसी के घर में और हम दोनों बहनों को वो कमू बहन और ठाकुर बे के घर में शिफ्ट किया। तो आज भी वही कपल वो सेंटर संभालने के लिए निमित्त है। तो उनके घर में गए तो एक दिन भी हमें ऐसा नहीं लगा है कि हम किसी के घर में रह रहे हैं। इतना पवित्र पावरफुल वाइब्रेशन था, जैसे कि उन्होंने ऐसे ही हमको रखा कि जैसे उसकी 2 बेटियां हैं, और हमको भी ऐसे ही लगा कि हम जैसे कि सेंटर में ही रह रहे हैं। तो वहां रहते रहते फिर हमने घर का मकान ढूंढना शुरू किया और मकान भी मिल गया। और फिर दादी भी आए थे वो सेंटर का ओपनिंग करने के लिए। लेकिन तब तक तो मेरा
वीजा खत्म हो गया, क्योंकि हर कंट्री में 6 महीने का ही वीजा मिलता है। तो 6 महीने के बाद हमें दूसरी कंट्री में मूव होना पड़ता है। तो फिर तो मैं हरारे से निकल गई, वहां से फिर जाम्बिया और टांजानिया होकर के वापस नैरोबी आ गई। तब तक तो मेरा 1 साल खत्म हो गया था, तो टिकट भी पूरी हो रही थी। तो वापस जाने की बात आई, हम तो बड़े खुश हो गए, चलो हमको वापस जाना है, और बस सेवा कर लिया। वापस गए महादेव नगर। तो जैसे मैं वापस गई तो मैं तो वहां की हो गई, वहां सेवा में बिजी हो गई। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कहीं अफ्रीका से आई हूँ और वो वापस जाना है। फिर वेदांती बहन आई, फिर से वेदांती बहन ने टिकट निकाली, फिर से वही बात, अफ्रीका जाना है, 1 साल की रिटर्न टिकट, तभी तो वो वीजा मिलता है एयरपोर्ट पर। फिर वापस आई मैं, तो वेदांती बहन ने बोला कि आप युगांडा जाएगी? तो हाँ जी, ना जी तो कभी बोला ही नहीं था, युगांडा क्या है, कंपाला क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो 99 में मैं पहली बार कंपाला आई, और प्रतिभा बहन मुझे छोड़ने के लिए आए थे। तो नेबरिंग कंट्री है, तो हम बाय रोड आते हैं। तो नैरोबी से हम किसुमु आए। किसुमु वो केन्या का टाउन है, वहां भी हमारा सेंटर है, वहां पर एक रात रुके। फिर दूसरे दिन हम बॉर्डर पर युगांडा का वीजा लिया, बॉर्डर क्रॉस किया, और हम दोनों कंपाला आए। प्रतिभा बहन ने मुझे सेंटर बताया, सेंटर 6 महीने से बंद था, तो थोड़ा साफ सफाई किया, और फिर वो तो 2-3 दिन में चली गई। अभी फिर वही बात, मैं अकेली, उस समय मैं अंडर 30 थी, और अकेली, नया कंट्री, और मैं तो शुरू से बहुत हाइपर और एक्टिव थी, क्योंकि महादेव नगर में सारा दिन 4 बजे से रात को 10 बजे तक काम ही करना है। रात को भी फ्लाइट का टाइम है, रात को उठ के भी किसी को खाना खिलाना है, कहीं जाना है एयरपोर्ट, तो एवर रेडी। जैसे चंद्रिका बहन मुझे कहती थी, जागती ज्योति है ये तो अभी कहाँ से शुरू करूं? तो मैं तो बस रास्ते चलती रहती थी। तो रास्ते पर चलते चलते एक मंदिर मिल गया। यहाँ पर हर कंट्री में SDM टेम्पल होता है, सनातन धर्म मंडल, और उस मंदिर में हर एक का फोटो होता है, हर लोग जाते हैं, हर धर्म वाले। तो जनवरी में गई थी, फरवरी में शिवरात्रि होती है। तो फिर मैंने वहां के चेयरमैन को कांटेक्ट करके मैंने बोला कि मुझे यहाँ एग्जीबिशन करना है। मेरे जीवन का पहला एग्जीबिशन मैंने अपने खुद किया, वो शिवरात्रि में कंपाला के मंदिर में। तो इस प्रकार से फिर सब लोगों का कांटेक्ट हुआ, क्योंकि उस दिन तो मंदिर में सब लोग आते हैं ना। तो धीरे धीरे करके वहां की सेवा भी शुरू हुई। फिर मुझे पता चला कि यहाँ का जो सेकंड टाउन है वो जिंजा है। तो मैंने एक भाई को बोला कि मुझे जिंजा ले चलो। तो वो भाई ने बोला कि हाँ, जिंजा में एक मंदिर है, तो वो मंदिर में आप भाषण कर सकती हो। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मंदिर में तभी आते हैं लोग जब आप खाना रखेंगे। तो वो भाई ने बोला कि मैं अपनी तरफ से खाना रखूंगा तो ज्यादा लोग आएंगे, अगर सिर्फ आरती करनी है तो 5 लोग होंगे, खाना होगा तो 50 लोग होंगे। तो वो भाई ने फिर अपने तरफ से खाना रखा, और हम गए जिंजा। और जिंजा में पहले तो आरती होती है, और फिर मैंने भाषण किया, और भाषण पूरा होने के बाद एक माता मेरे पास आई, और वो माता का नाम था प्रभा बहन। और उसने मेरे को कहा कि मैंने बापू नगर में भारती बहन से और भानु बहन से ज्ञान लिया है, तो मैं भी इस ज्ञान को जानती हूँ, तो आप मेरे घर चलो, और फिर आप मेरे घर में ये क्लास चलाना।
तो मैंने तो अंदर से बोला वाह बाबा वाह, ये तो बाबा आपकी कमाल है। तो उनके घर गए। अभी उसके जो हस्बैंड है ना, उसको एक भी बहन नहीं है। तो उसको तो बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे बहन मिल गई, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि चलो हमें भी कोई मिल गया। तो फिर उसके घर में हमने क्लास शुरू किया, गीता पाठशाला। 1 साल उसके घर में क्लास चलाया, और मैं कंपाला और जिंजा अप डाउन करती थी। उस समय मेरे साथ दूसरी बहन भी थी। और फिर धीरे धीरे करके जिंजा की सेवा भी बढ़ी, और वहां पर फिर एक भाई ने फ्री में एक बंगलो यूज करने के लिए दिया। और वो माता फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फिर वापस अहमदाबाद चली गई थी। तो फिर जिंजा में सेंटर शुरू हुआ, और टन बाय टन नैरोबी से सब बहनें आती थी, वहां जिंजा में सेवा करती थी। और तब तक तो वही बात, हमारा वीजा खत्म हो गया, और फिर मैं तो इंडिया गई। और फिर जब भी इंडिया जाते थे तो वो ही सोचते थे कि अभी तो बस युगांडा में भी सेवा हो गई, तो अभी तो महादेव नगर में ही रहना है। तो फिर वही बात, फिर वेदांती बहन वापिस लेके आए। तो जब मैं वापिस आई तो वेदांती बहन ने मेरे को पूछा कि आप कंपाला जाएगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं कंपाला नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां पर कोई नहीं आते हैं और मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो मैंने तो मना कर दिया। तो वेदांती बहन ने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि कंपाला में क्या है कि एक्सपायर्ड बहुत है, यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉटअप नहीं है। क्योंकि 72 में ईडी अमीन ने सबको यहाँ से भगाया था। फिर 90s के बाद सब लोग यहाँ पर आने लगे। जब मैं आई थी 97 में तो बहुत कम इंडियंस थे। तो आते थे लोग, लेकिन जो मेरी महादेव नगर की जो होती है ना कि भाई बहुत बड़ा क्लास होना चाहिए और बहुत सारे लोग क्लास में होने चाहिए, इसके कंपैरिजन में बहुत थोड़े आते थे। तो हमको लगता था कि भाई बहुत छोटा क्लास है या कोई एक्टिविटी इतनी नहीं है। तो फिर वेदांती बहन ने कहा कोई बात नहीं, आप नैरोबी में रहना। तो फिर मैं तो नैरोबी में रहने लगी। फिर जब मैं नैरोबी में थी तो 1 महीने के बाद जो जाम्बिया में लुसाका में जो बहन थी उसको अमेरिका जाना था। तो मुझे वेदांती बहन ने बोला कि आपको जाम्बिया जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं और दूसरी बहन, हम 2 बहनें फिर जाम्बिया गए। जाम्बिया वो कंट्री है और लुसाका उसका कैपिटल है। तो वहां फिर तो वो तो हमारा बहुत पुराना सेंटर है, अफ्रीका का सीड है, जो वेदांती बहन ने वहां से सेवा शुरू किया 1974 में। तो वहां तो सुबह और शाम को क्लास चलता था। फिर धीरे धीरे करते या हर कंट्री में जैसे कि 6 महीने के बाद वही वीजा का बात आती है। तो वेदांती बहन आए और उन्होंने कहा कि जितनी भी बहनें आती हैं फिर उसकी दूसरी कंट्री में भेजना पड़ता है। तो एक कपल को ही हम यहाँ की सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं। तो फिर एक कपल को सेंटर में शिफ्ट कर दिया। आज भी वही कपल वो जाम्बिया का सेंटर चलाते हैं, कनु भाई और सुमित्रा बहन। और हम बहनों को फिर वहां से बुलवायो भेजा। मैं थोड़े दिन वहां रही और ऐसे करते करते फिर मैं वापिस नैरोबी आई। और नैरोबी होके फिर वापिस इंडिया तो जाना होता ही है 1 साल के बाद। और फिर ऐसे करते करते फिर धीरे 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 जैसे कि मुझे पता चला कि अभी मुझे अफ्रीका में रहना है। और फिर 2004 में भी मैं कंपाला आई थी। उसी समय भी मैं थोड़ा महीना रही थी और फिर वे वापिस नैरोबी गई थी। क्योंकि उस समय
हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वो प्रोजेक्ट था साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तब हम सब बहनों को बोला गया कि आपको अभी नए नए सेंटर खोलने के लिए जाना है। तो उसमें से मुझे 2005 में कैमरून सेंटर खोलने के लिए भेजा गया। अभी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये सारी, जहाँ पर फ्रेंच भाषा चलती है। इंडियन कम्युनिटी बहुत थोड़ी होती है, और जब सेंटर खोलने के लिए भेजते हैं तो 3 का ग्रुप बनाते हैं। एक बहन होती है, क्योंकि बहनों को ही पता होता है कि कैसे सेंटर शुरू करना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, कैसे सेवा शुरू करनी है, लोगों का कांटेक्ट करना है। तो एक मैं थी, दूसरा एक फ्रेंच बोलने वाला भाई था, वो मॉरिशस से आया था, और तीसरा एक भाई था लोकल, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि लोकल की सेवा करना है। तो अगर लोकल की सेवा करना है तो लोकल को आगे रखना पड़ेगा। अगर हम आगे रहेंगे तो उन लोगों को होगा कि ये तो कोई हिंदू कम्युनिटी वाले हैं। तो इसलिए हमारा 3 का ग्रुप बना था। और मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसे ही जाना होता है। वहाँ इंडियन हाई कमीशन भी नहीं होते हैं, इंडियन कॉन्सुलेट होते हैं। तो इंडियन कॉन्सुलेट को हम फोन करके बताते हैं कि भाई हम इस प्रकार से हम आएंगे। और कैमरून में हमने जाते ही एक दिन पहले रेवा दीदी नाइजीरिया वाली वो पहुंच गई थी। तो उन्होंने मकान ढूंढा था, और फिर हमने मकान का रेंट भी दे दिया और रहना भी शुरू कर दिया। फिर वो तो वापस नाइजीरिया चली गई, और जो दूसरा भाई आया था वो भी वापस मॉरिशस चले गए। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी फ्रेंच में सेवा की। फिर मैं और किनवा भाई, वो अभी मनरोविया में सेंटर चलाता है, तो हम दोनों रह गए। तो कैमरून वो बाइलिंगुअल कंट्री है, दोनों भाषा थोड़ी थोड़ी चलती है। तो वो फिर लोकल की सेवा करता था, इंग्लिश में जानने वाले की, और मैं फिर इंडियन की सेवा करती थी। तो हम दोनों 6 महीना रहे। अभी मैं कैसे सेवा करती थी, तो टाउन से हमारा सेंटर थोड़ा दूर था। तो 8 बजे खाना पीना बना करके मैं टैक्सी में बैठ जाती थी। अभी लोकल के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट में जाना, भाषा आती नहीं है, पैसे भी वो फना होता है। तो उसको बोलते हैं इंडे मतलब कोई इंडियन मार्शे मीन्स मार्केट। तो वो मार्केट में हमको छोड़ देना, जहां पर इंडियन मार्केट है, मतलब इंडियंस की दुकान है वहां पर। तो वो टैक्सी वाला मेरे को छोड़ देता था। फिर वहां जाकर के मैं दुकान में जाती रहती थी, फिर चलती रहती थी, और चलते चलते मैं बोलती थी इंडे, मतलब कोई इंडियन यहाँ रहता है तो वो घर में घुस जाती थी। कोई फ्लैट होता है तो वो गार्ड को पूछती है इंडे, तो वो फ्लैट में वो बोलता है हाँ, तो वो फ्लैट में जाती थी। तो ऐसे करते करते मैंने इंडियन का कांटेक्ट किया। तो एक हंसी का अनुभव सुनाती हूँ कि एक दुकान में मैं गई थी। तो उस दिन सोमवार था और मुझे दूध चाहिए था। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई देखो आज सोमवार है, सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ता है। तो वो भाई ने बोला हाँ मैं भी दूध चढ़ाता हूँ शिवलिंग पर। तो मैंने बोला देखो भाई, यहाँ पर हमारा शिव बाबा का घर है और शिव बाबा के घर के लिए मेरे को दूध चाहिए, तो आप दूध चढ़ाने वाले दूध का पैसा कैसे ले सकते हो? तो वो भाई ने बोला हाँ हम नहीं लेंगे दूध का पैसा। दूध का तो क्या, उस दिन से वो सुपरमार्केट में हम सब कुछ फ्री शॉपिंग करते हैं आज दिन तक।
2005 से लेकर के आज दिन तक फ्री शॉपिंग। तो फिर वो द्वाला में सेंटर था। कैमरून का कैपिटल याउंडे है और द्वाला वो बिजनेस सिटी। तो मैं 6 महीना द्वाला में रही। फिर मेरा वीजा खत्म हुआ तो मॉरिशस से एक बहन आई। फिर दोबारा भी मुझे वहां जाना पड़ा। तो उस समय मैंने द्वाला से फिर याउंडे में सेंटर शिफ्ट किया। तो अभी याउंडे में सेंटर है और अभी मॉरिशस का एक भाई धर्मेश भाई वो वहां पर सेंटर संभालते हैं। तो 2 साल पहले धर्मेश भाई ने खास रिक्वेस्ट किया वेदांती बहन को कि सब इंडियंस नीपा बहन को बहुत याद कर रहे हैं तो आप उनको भेजो। तो 2 साल पहले मुझे राखी के समय पर वेदांती बहन ने इतने सालों के बाद मैं वहां पर गई थी और सबको मिली थी और सब बहुत खुश हो गए थे। क्योंकि हमारा तो क्या था कि हम सेंटर खोलते थे और फिर दूसरी कंट्री में चले जाते थे। तो सेंटर खोलना, सेंटर को सेल्फ सफिशिएंट करना, लेट करना, ये सब हमारा काम होता था। और फिर लोकल्स जो होते थे, वहाँ की भाषा जानने वाले जो होते थे, उनको ही वहां बिठा करके फिर हम आगे के लिए निकल जाते थे। तो 2006 में फिर वेदांती बहन ने मुझे भेजा टोगो खोलने के लिए। टोगो भी एक कंट्री का नाम है। वो आपने शायद घाना और नाइजीरिया का नाम सुना होगा। घाना और नाइजीरिया डेवलप कंट्री है, बड़े कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है और उन दोनों के बीच में 2 छोटे कंट्री हैं, टोगो और बेनिन। तो घाना से 3 घंटा बाय रोड वो टोगो कंट्री आता है। तो मैं फिर घाना गई फ्लाइट से, नैरोबी से। और घाना में निक भाई, वो यूके का बहुत पुराना भाई है और निक भाई वहां थे। तो मैं और निक भाई और एक फ्रेंच भाई मॉरिशस का, हम 3 लोग सेंटर खोलने के लिए घाना से बाय रोड टोगो पहुंचे। अभी टोगो में हमारा एक कांटेक्ट था तो वो हमको बॉर्डर पर आए थे लेने के लिए। वो हमको उसके घर ले गए, हम 1-2 दिन उसके घर रहे भी। और उसके बाद उसने कहा कि अभी आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा बॉस आ रहा है। तो मैं तो बाबा की याद में बैठी गई। मैंने कहा बाबा हम कहाँ जाएंगे, हमको तो 2 दिन ही हुए हैं। तो 2 दिन में हमने कुछ कुछ लोगों का कांटेक्ट तो जरूर किया था। तो वो बाबा की याद और वो बाबा ने उन भाई को टचिंग कराया और एक भाई का फोन आया कि बहन जब तक आपको घर न मिले तब तक मेरा एक स्टाफ है वो इंडिया गया हुआ है तो आप उनके घर में रह सकते हैं। तो फिर हम वहां चले गए। तो उनके स्टाफ का घर था। अभी जब भी हम सेंटर खोलने के लिए जाते थे तो कुछ बुक्स लेके जाते थे और एक बेलन लेके जाते थे क्योंकि रोटी तो खाना पड़ेगा। एक छोटा सा कुकर देते थे, कुकर में सब्जी बनाना, और एक तवा लेके जाते थे और इतने में तो बस बैग भर जाती थी। तो इतना सामान हमारे पास होता था ताकि हम सेंटर शुरू करें। क्योंकि इन कंट्रीज में कुछ मिलता नहीं है ज्यादा, मतलब क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी बहुत कम होती है और सिंधीज ज्यादा है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में। तो फिर हम उनके घर में रहे। फिर धीरे धीरे करते एक ट्रैवल एजेंसी में पहुंचे। तो सतगुरु ट्रैवल्स वालों ने बताया कि अभी हमने एक घर खाली किया है तो आप हमारा वो घर देख सकते हो। तो हमने वो घर देखा और उसी समय निक भाई ने वो रेंट पे कर दिया और हम फिर वो घर में रह करके सेवा शुरू की। अभी निक भाई तो वापिस जिंजा वापिस घाना चले गए और जो फ्रेंच भाई आए थे वो भी चले गए।
और उस दौरान हम एक बार एक मंदिर में गए थे, तो वो मंदिर था हरे कृष्ण का। तो मैंने सोचा कि हरे कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो इंडियंस मिलेंगे। तो वो हरे कृष्ण का मंदिर था, उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, तो 50 ही टोगोलिस था, एक भी इंडियन नहीं था। और वो मंदिर चलाने वाला भी घानियन था। तो 50 ही अफ्रीकन लोग जोर जोर से गा रहे थे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मैंने कहा वाह बाबा, उन लोगों को तो बाबा का ज्ञान मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसमें इतना भक्ति का बीज पड़ा है, तो भक्ति का फल तो ज्ञान ही है। फिर उस समय वो फ्रेंच वाले भाई ने प्रवचन किया था, तो उसमें से काफी कोर्स के लिए भी आए थे। और उसमें से एक भाई जो आया था वो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों जानने वाला था। तो जो मॉरिशस वाला भाई चला गया, तो उसके बाद जब मैं क्लास कराती थी तो वो भाई, मैं इंग्लिश में बोलती थी और फिर वो फ्रेंच में ट्रांसलेशन करते थे। तो उस प्रकार से मैंने कोर्स कराना भी शुरू किया। फिर क्या हुआ कि एक बार मैं कोर्स कराने के लिए बाहर बालकनी में बैठी थी। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में गर्मी बहुत होती है, तो एक का क्लास पूरा हुआ तो वो शायद अंदर गए होगा बाबा के रूम में, और मैं बाहर बैठी थी, दूसरे को क्लास करा रही थी। तो उस दौरान उसने बाबा की पेटी से और मेरे रूम के कबाड़ से सारे ही पैसे चोरी करके वो चला गया। अभी मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। मैं जब क्लास करा के अंदर गई तो मुझे कुछ इशारा तो मिला कि कुछ हुआ तो लगता है, और जब चोरी हो गई तो मैं तो बाबा के आगे बैठ के बहुत रो रही थी कि बाबा आपका पैसा और मैं जिम्मेवार, मैं निमित्त, और ये क्या हो गया। तो इतने में इंडियन कॉन्सुलेट को पता चला, तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम थोड़ा पैसा भेजते हैं। तो उसने उसी रात को थोड़ा पैसा भेजा। फिर मैंने वेदांती बहन को बताया। वेदांती बहन उस समय मधुबन में थी। तो वेदांती बहन तो बहुत बड़ी दिल वाली, वो कभी नहीं पूछती है कि पैसा कहाँ यूज किया, क्यों चोरी हो गई, आप क्या कर रही थी, कुछ नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं। फिर नैरोबी से फोन आया और उन्होंने बताया कि हम आपको वेस्टर्न यूनियन से पैसा भेजेंगे। मैंने कहा नहीं ठहरो, बाबा कुछ करेगा। मैं तो बाबा की याद में बैठी थी। रात हो गई थी, मैं अकेली थी। दूसरे दिन सुबह में मुरली में आया, सावल सा हुंडी भरेगा। मैंने कहा बाबा अभी आप आगे कैसे हुंडी भरेंगे वो तो आप जानो और आपका काम जाने। आप नहीं मानोगे, एक बिजनेसमैन का फोन आया, सनी वासवानी, कि बहन कुछ हुआ है, कुछ तकलीफ है आपको। मैंने कहा हाँ भाई, हम कुछ पैसे लेके आए थे, 1 साल का खर्च जो हमको रेंट देना होता है, खाना पीना सब जो हमको नैरोबी से मिलता है, तो वो सारे ही पैसे चोरी हो गए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं बहन, आपका रेंट कितना है। मैंने कहा भाई इतना है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आपको रेंट का पैसा देता हूँ। 2006 से लेकर के आज दिन तक वो ही रेंट देता है। और फिर एक सुपरमार्केट वाला भाई, तो राम भाई, राम को सुपरमार्केट, उसने बताया कि हर मंथ आप $100 तक जो भी चाहिए आपको दुकान से ले जाना है, हमारी सुपरमार्केट से। तो $100 तो हमारे लिए बहुत है। तो खाना पीना भी फ्री और रहना भी फ्री। तो देखो बाबा ने हमारी हुंडी भर दी। उस दिन से लेकर के आज दिन तक वो सेंटर का एक भी खर्चा नहीं है, ऐसी हुंडी बाबा ने भर दी। तो हम तो कहेंगे हिम्मते बच्चे, मददे बाबा। तो हम तो कहेंगे वाह बाबा वाह, ये तो
आपकी ही कमाल है। तो जैसे मैं तो कहूंगी कि मैं बाबा को याद नहीं करती हूँ, बाबा मुझे संभालते हैं, बाबा मुझे याद करते हैं, बाबा मेरी रक्षा करते हैं, बाबा ही मेरी छत्र छाया है। तो ऐसे करते फिर मेरा तो वीजा खत्म हो गया और अभी टोगोलिस भाई है, वो वहां पर बहुत अच्छा सेंटर चलता है। तो लास्ट ईयर ही वेदांती बेन ने मेरे को खास बोला कि आप वहां पर जाओ और जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उन भाइयों को आप जाके मिलो। तो मैं सबको वहां जाके मिली, सब बहुत ही खुश हो गए मेरे को देख के कि हम कैसे मिले थे, मतलब चोरी के बहाने हमारा मिलना हुआ। तो फिर उस कंट्री में हमने जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था ना, पोस्ट फॉर पीस का, वो प्रोजेक्ट भी हमने किया, मैंने और सिस्टर एलिजाबेथ ने, हम दोनों बहनों ने। तो वो प्रोजेक्ट का भी जो भी खर्चा हुआ वो भी वो भाई ने ही दिया। तो मैं भी वहां पर गई थी 1 महीने के लिए लास्ट ईयर। तो ये तो मैंने सिर्फ 2 कंट्री की बात बताई, ऐसे तो पूरे अफ्रीका में मैं 18 जितनी कंट्री में मैं गई हुई हूँ। हर कंट्री की अपनी विशेषता होती है और हर कंट्री का हमारा अपना अनुभव होता है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि ये तो बाबा की ही कमाल है, हम तो कुछ नहीं करते हैं, बाबा ही हम हमारे द्वारा कराते हैं। बाकी हिम्मत भी वो ही भरता है। तो आपने बहुत एक्यूरेट गीत बजाया था शुरू में। फिर आगे अभी बात आती है मेन कंपाला की, जहां पर अभी मैं रह रही हूँ। तो ये जब साउथ अफ्रीका प्रोजेक्ट वेल एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद 2009 में जब हम थोड़ा फ्री हुए इस प्रोजेक्ट से, तो बहन ने बोला कि अभी आपको कंपाला जाना है। तो मेरे को एक सेकंड में आया कि ये फिर से तीसरी बार कंपाला में मेरा ही नाम आता है, क्योंकि 2 साल से वहां पर बहनें नहीं थी, बहनें वो और कंट्री में बिजी थी सेंटर खोलने में। तो बहन ने बोला कि हम जाएंगे कंपाला, और कंपाला को 2 साल से कोई बहनें नहीं थी, तो धक्का लगाने के लिए बाबा ने बोला है। तो मैं, वेदांती बहन, एक माता, एक भाई, हम सब आए, सेंटर शिफ्ट किया और फिर बाकी सब तो चले गए, मैं फिर अकेली कंपाला में। मैं जानती तो थी क्योंकि मैं पहले भी यहाँ रह चुकी थी, लेकिन काफी सालों के बाद में यहाँ पर आई थी। तो 1 साल में यहाँ पर रही, अच्छी सेवा की, लेकिन वही बात, क्योंकि यंग एज होने के कारण वो बोरिंग नेचर होता है ना, वो जल्दी आ जाता है। तो फिर मैंने कहा बहन अभी मेरे को नैरोबी में रहना है। तो बहन ने बोला कोई बात नहीं। तो नैरोबी में 1 साल के बाद मैं गई, और उस समय नैरोबी में हम बहुत बिजी थे, क्योंकि नैरोबी में ग्लोबल म्यूजियम था और उसका रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन होकर के फिर वो साउथ अफ्रीका प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो फिर वो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी रहे, और फिर जानकी दादी भी आए, और जानकी दादी के द्वारा वो साउथ अफ्रीका रिट्रीट सेंटर का ओपनिंग भी हुआ। तो नैरोबी में भी जब भी कोई दादियाँ आती थी, बड़े आते थे, तो मुझे ड्यूटी मिलती थी उसको संभालने की। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं बड़ों के साथ नहीं रही हूँ, दादियों के साथ। तो उस बहाने से मुझे दादियों के साथ, जयंती बहन के साथ, निर्मला दीदी के साथ रहना मिल जाता था, और मैं दौड़ भाग के उनकी सेवा करती थी, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो हमेशा मुझे वही ड्यूटी मिलती थी। तो फिर 1-2 साल मैं नैरोबी में रही। फिर 2013 में फिर से वही बात आई कि यहाँ जो बहन है उसको साउथ अफ्रीका जाना है, तो आपको थोड़े समय के लिए जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो देखो आप, मेरा ड्रामा का चक्र फिर से कंपाला में ही आता था। तो मैं थोड़े समय के लिए ही आई थी, बाकी तो यहाँ एक बहन थी
फिर वो वापस आ गई साउथ अफ्रीका से, तो फिर मुझे बाई रोड जाना था, तो जिंजा और वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जाना था। तो उस समय जिंजा में जो मैंने शुरू में नाम दिया ना, वो प्रभा बहन जो मुझे मंदिर में मिली थी, उसका हस्बैंड और उसके हस्बैंड का अभी बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया था, और उसने अपने बिजनेस स्टाफ के लिए कुछ फ्लैट्स बनाए थे। तो उसमें से एक फ्लैट हमको दिया कि आप यहाँ पर सेंटर चलाओ। तो वो माता ने, वो प्रभा बहन ने मुझे कहा कि आप यहाँ रहो, और अभी सेंटर तो मतलब मकान तो है, तो यहाँ पर हम सेंटर शुरू करते हैं। ऑलरेडी उसने क्लास और कोर्स तो शुरू कर ही दिया था, क्योंकि वो माता टीचर क्वालिटी है। तो उस प्रकार से मेरा जिंजा रहना हुआ 2013 से। फिर मैं जिंजा, कंपाला, जिंजा से फिर बॉर्डर क्रॉस करके किसुमु जाना, क्योंकि जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता था ना नैरोबी में, तो वेदांती बहन मुझे अवश्य याद करती हैं, क्योंकि मुझे दौड़ा भागी करके सेवा करना अच्छा लगता है। तो कभी भी गुजराती रिट्रीट होती है, कभी जैसे कोई मधुबन निवासी आए हैं, तो तुरंत ही मैं जिंजा से पहुंच जाती थी। और जिंजा की विशेषता ये कि वहां माताएं अपने आप क्लास कर रहती थी, और प्रभा बहन क्लास कराती थी, कोर्स भी करा लेती थी, तो मुझे कोई सेंटर की चिंता नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से मैं जिंजा कंपाला रहती थी। और फिर लास्ट ईयर मैं 3 दिन की भट्टी करने के लिए गई थी नैरोबी, साइलेंस रिट्रीट करने के लिए। फिर 2020 में वही बात आई कि जो बहन यहाँ रहती थी, जस्सू बहन, वो अभी बुलवायो में है, तो उसको अभी बुलवायो जाना है और आपको दोनों सेंटर संभालना है। तो मैंने बाबा को अपनी बुद्धि को सबसे पहले समर्पित किया कि बाबा, मुझे लगता है कि यही मेरी कर्म भूमि है, जिसको मैं मना करके बार बार मैं यहां से चली जाती हूँ। तो ये बाबा ने मुझे फिर से इस साल इशारा दिया कि आपको दोनों संभालना है। तो मैंने अपने मन को मनमना भव किया, बुद्धि को समर्पित किया, और मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे खुश रहना है और मुझे संतुष्ट रहना है और मुझे प्रसन्न रहना है। तो मैंने क्या देखा ये सेंटर की कमाल, कि जब मैं खुश थी तो स्टूडेंट अपने आप आने लगे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक तो इस समय पर अभी ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर कंपाला में। दूसरी बात कि यहाँ एक्सपेक्टेड बहुत है, तो आते हैं, 2 साल का अपना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, वो चले जाते हैं ज्ञान लेके। तो हमको लगता है कि कोई नहीं है, वही बात आ जाती है। प्रोग्राम में सब लोग आ जाते हैं, थर्सडे को आते हैं, संडे का आते हैं, लेकिन रोज आने वाले की कम संख्या रहती है। लेकिन मैंने बाबा को कहा था कि बाबा, मुझे खुश रहना है, और बाबा ने मुझे खुश रखा शुरू से लेकर के आज दिन तक। और उसमें मेरी बड़ी परीक्षा तो ये आई कि लॉकडाउन हो गया, और उसमें तो कोई नहीं आएगा, और उसमें जो ये अनुभवों की सिलसिला चली, उसने मेरे को बहुत मदद किया। रोज सुबह इतनी एक्साइटेड होती थी कि आज मुझे किससे मिलना है, आज मुझे किसका अनुभव सुनना है। और दूसरी बात कि हम तो बहुत पीछे से आए हैं, तो हमको भी नहीं पता था कि जापान, रशिया, अमेरिका की सेवा कैसे शुरू हुई। तो हमको भी बहुत जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती थी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सब बहनों को इतना नजदीक से मिलना हुआ, तो अभी जब हम मधुबन में मिलेंगे तो और तरीके से मिलेंगे। तो ऐसे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, सारा परिवार मेरे साथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस एक उमंग उत्साह मैंने अपना जारी रखा। तो मैंने देखा कि भंडारी भी भरती है, भंडारा भी भरता रहता है, और सेवा भी होती है, लोग भी आते हैं।
कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज मैं फ्री हूँ और आज मैं बोर हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि नैरोबी में तो अलग अलग प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं, हम भी उन प्रोजेक्ट को फॉलो करते हैं। तो अभी तो बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम भी वो बैंक में बिजी हो गए हैं योग करने में। तो ऐसे यहाँ पर कंपाला और जिंजा दोनों जगह पर बहुत अच्छी तरह से सेवा चल रही है। साथ साथ में और 2 छोटे टाउन का आपको परिचय कराना चाहूंगी। एक है लुगाजी, आपने नाम सुना होगा नानजी कालिदास मेहता का। आपने जो आगे फोटो देखा वो फोटो में उनके बेटा का भी फोटो है, महेंद्र भाई और सुनैना बेन। वो अभी यहाँ पर जो बहुत बड़ी उसकी शुगर फैक्ट्री है और उसका पूरा टाउन ही है लुगाजी। तो लुगाजी में भी हमारे बाबा के बच्चे हैं मुरली पढ़ने वाले। और आपने जूही चावला का नाम तो सुना ही होगा, उसका दादा ससुरा वो ये लुगाजी शुगर फैक्ट्री। और वर्ल्ड बेस्ड कॉटन यहाँ पर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर एक शुगर और कॉटन की जिनरी बहुत है, यहाँ पर चाय भी बहुत है और कॉफी भी बहुत है, जो यहाँ से कॉफी एक्सपर्ट होती है। और दूसरा माधवानी, मुलजी भाई माधवानी का नाम सुना होगा, वो 80s में आए थे। तो उसका भी एक टाउन है ककीरा शुगर फैक्ट्री, और भी काफी बिजनेस है। तो ककीरा में भी हम जाते हैं क्लास, वहां भी कोई कोई बाबा के बच्चे हैं। तो रक्षाबंधन, शिवरात्रि और जब भी कोई आते हैं तो वहां पर भी हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आपने मुमताज, तो मुमताज का जो वो मयूर भाई, उसका भी फोटो आपने आगे देखा। तो वो मयूर भाई दादी जानकी से बहुत नजदीक थे, क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ चलता है लेकिन रहते वो लंदन में है। तो मयूर भाई से हमारा भी मिलन मुलाकात हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात बताना है कि प्रेसिडेंट से हमारी कैसे मुलाकात हुई। तो जिंजा में एक फैक्ट्री में फैक्ट्री का ओपनिंग करने के लिए प्रेसिडेंट आने वाले थे। मैं तो उस समय नैरोबी में थी और नैरोबी से मुझे दूसरी जगह पर जाना था। तो जिस फैक्ट्री में आने वाले थे वो माता ने, त्रिवेणी बहन ने मुझे नैरोबी फोन किया कि हमारी फैक्ट्री में आने वाले हैं, तो आप वापस आओ और आप जरूर मिलो। तो मैंने वेदांती बहन को बोला, वेदांती बहन ने बोला कि हाँ जाओ वापिस। तो मेरे मतलब मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि कैसे हो सकता है कि प्रेसिडेंट से मिलना। वेदांती बहन ने मुझे बहुत अच्छी बुक भी दिया कि आप ये बुक गिफ्ट देना। एक बहुत अच्छा बाबा का फोटो भी मुझे मिला। फिर वो फैक्ट्री में गए, मुझे इनविटेशन था। तो वो जो मैं फोटो और बुक लेके गई थी, तो वो पुलिस सिक्योरिटी होती है, तो उन लोगों ने बोला कि ये इसको बाहर रख दो, ये नहीं ले जा सकते। मैंने कहा हाय रे बाबा, आप बाहर और मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ। फिर मैं अंदर तो गई। प्रेसिडेंट आने वाले थे 11 बजे और हम 9 बजे पहुंच गए, क्योंकि वो काफी प्रोटोकॉल होता है। प्रेसिडेंट आए शाम को 5 बजे, तब तक वहां न पानी न खाना, हम बैठे रहे। लेकिन बहुत मेरेकल, बाबा का मेरेकल। मैं तो ऐसे ही वहां पर टेंट में बैठी थी और जो ओपनिंग करना था वो तख्ती का, जो फैक्ट्री का, तो हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट, उसकी सिक्योरिटी और फैक्ट्री के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो 4-5 लोग ही वहां पर थे। और जैसे वो नहीं हाथ पकड़ के खड़े रहते थे सब, तो वो सब हाथ पकड़ के खड़े रहे थे। तो मेरा तो नजदीक जाना भी इम्पॉसिबल था, जो बाबा ने पॉसिबल कर दिया। तो मैं इतनी दूर खड़ी थी और जैसे प्रेसिडेंट ने ऐसे इशारा किया, जैसे बाबा ऐसे इशारा करते हैं ना, तो सिक्योरिटी को तो हाथ हटाना पड़ा और मैं तो एकदम से दौड़ी
और उसने मेरा हाथ पकड़ा, जो आपने फोटो में देखा, और क्या पावरफुल दृष्टि दी बाबा ने मेरे द्वारा, जो मुझे भी नहीं पता है कि कैसे हो गया ये। और मैं तो एकदम साइलेंट में, और मुझे भी इतना पावर का एक्सपीरियंस हो रहा था कि बाबा मेरे द्वारा उसको दृष्टि और पावर दे रहे हैं। और मेरे बाजू में एक भाई था, उसने सिर्फ बोला कि ये पीस का काम कर रहे हैं और ये एक पीस मैसेंजर की ये संस्था चल रही है। तो फिर वो बस दृष्टि, और फिर उसने ऐसे वेव किया, फिर तो वो चले गए क्योंकि सब फास्ट होता है ना। फिर तो वो बाबा का फोटो तो बाहर रह गया था। अभी मैंने कहा बाबा ये फोटो तो जरूर देना, इतना प्यार से आपको मिले और उसको एक गिफ्ट ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो दूसरी फैक्ट्री में जाने वाले थे, वो एमएमपी इंडस्ट्रियल पार्क, और वहां पर उसका छोटा सा एक पब्लिक प्रोग्राम जैसा था। तो मुझे वहां भी इनविटेशन था, तो मैं वहां पर गई। मैं वहां पर गई तो वो सामने बैठे थे और मैं यहाँ पर बिल्कुल मतलब पब्लिक में पर एकदम से आगे बैठी थी। मेरा ध्यान उसी में ही था कि अभी उसको गिफ्ट मिलनी ही चाहिए, बाबा आप कुछ भी करो। फिर उसकी सेक्रेटरी और उसकी सिक्योरिटी को मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा देखो आपको पता है कि प्रेसिडेंट मुझे कितने प्यार से मिले और मुझे गिफ्ट देना रह गया है। तो उससे बोला ठीक है, हम सिक्योरिटी को बात करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे कोई चीज देने नहीं देते हैं, अगले दिन हमको वो चीज जमा करानी होती है। हमको तो वो कुछ पता ही नहीं था, और फिर दूसरे दिन वो हमको प्रेसिडेंट के हाथ में देते हैं, फिर हम उनको दे सकते हैं, सीधे थोड़े दे सकते हैं। फिर भी मैंने ट्राई तो किया, तो उन्होंने वो बुक और वो बाबा का पिक्चर वो उन्होंने ले लिया। और फिर उन्होंने लास्ट में जब प्रोग्राम पूरा हो गया तब मेले को उन्होंने आगे बुलाया। तो उस समय क्या हुआ कि जब पब्लिक प्रोग्राम था ना, तो उसमें पहले वो लोग 1 मिनट प्रेयर करते हैं। तो उनकी प्रेयर पूरी हो गई तो उस समय मुझे भी बुलाया, और उस समय हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था पोस्ट फॉर पीस का, तो वो पोस्ट फॉर पीस का प्रोजेक्ट भी मैंने इन फ्रंट ऑफ हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट के सामने किया, और पीस की कमेंट्री भी मैंने की। तो वो भी हुआ, और लास्ट में फिर उन्होंने ही मुझे बुलाया, वो गिफ्ट तो उन्होंने ले लिया था। और उस समय जब मैं उनके सामने गई तो उन्होंने मेरे हाथ में दिया, और फिर मैंने मेरे हाथ से उनको वो गिफ्ट दिया। तो ये भी बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई। और उसकी वाइफ फर्स्ट लेडी जैनत मुसवेनी, उसको भी मैं बहुत साल पहले मिली थी, 99 में जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तब वेदांती बहन भी साथ में थी, तो उनको भी हम मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक अच्छी सेवा हुई। अभी काफी बातें तो मैंने कवर कर ली है, और एक बात ये भी है कि जब पोस्ट फॉर पीस का प्रोजेक्ट हुआ तो हमने पूरा युगांडा कवर किया था, क्योंकि हमारा हर कंट्री में एक ही सेंटर होता है कैपिटल में, और बाकी जो छोटे छोटे टाउन होते हैं जहाँ पर हमारे इंडियंस होते हैं, और वहाँ हमारे मंदिर भी हैं, और वहाँ पर हम जाते हैं, किसी के घर में रहते हैं, फिर उसके घर में ही रह करके हम इंडियन की भी सेवा करते हैं, तो कभी राखी में भी चले जाते हैं। और ये पीस का प्रोजेक्ट चला था, तब हमने हर टाउन में, हर काउंटी में जाकर के बैंक में और स्कूल में और हर जगह पर विशेष रूप से लोकल को अप्रोच करके हमने वो पीस का मैसेज भी दिया था, और उसमें हम पीस की कमेंट्री भी कराते थे, और सबको शांति की बहुत अच्छी अनुभूति
होती थी। तो वो भी एक बहुत अच्छी पूरे कंट्री में सेवा हुई थी। तो अभी काफी समय हो गया है और आज हमारी सभा में मेरी माताजी भी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत बचपन से ज्ञान में आई और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ग्रेजुएट होने के बाद आपको जाना है, और जब मैं समर्पित हुई तो मेरे घर से कोई ज्ञान में नहीं चलते थे। तो वो मेरे समर्पित होने के बाद में वो ज्ञान में आए और वो अभी तो इतनी रेगुलर बन गई कि हर गुरुवार को और हर रविवार को महादेव नगर में 8-8 घंटा योग करती थी। और अभी तो आप सब देख रहे हैं कि उसकी एज भी हो गई है, तो घर में ही बैठे पीस ऑफ माइंड टीवी में क्लास भी करते हैं। फिर वो 10 से 12 भी योग भट्टियां करते हैं। तो आज मैं उनको भी बोलूंगी कि आप ओम शांति करें, और उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँ या धन्यवाद कहूँ कि जैसे सबसे पहले गुरु तो हमारी माँ ही है। तो इस उम्र में भी जैसे कि उसमें श्वास में संकल्प में सिर्फ बाबा के सिवाय कुछ नहीं है। तो मैं कभी कहती हूँ कि आप तो अभी मेरे से भी आगे चली गई है, क्योंकि हम तो कभी सेंटर के कारोबार में सेवा में बिजी हो जाते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि सेवा पहले और योग पीछे, लेकिन उनका तो अभी कुसुमबेन आपको हम सबका नमस्ते। नमस्ते। इतनी अच्छी आपने ऐसे योग करके सेवा करे, अब तक भी इतना अच्छी तरह बैठ के सेवा कर रहे हो। आपको देखते ही सेवा हो जाती है ऑटोमेटिक के हो कि इतनी उम्र में भी बाबा की बल है, तो आप सेवा में अड़ग रहते हो। इसीलिए आपको भी धन्यवाद और आपकी लाडली बच्ची को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने ये सारे कार्यक्रम से बताया कि कैसे वो चक्रवर्ती बनने वाले हैं, क्योंकि सब जगह चक्कर लगा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहां जाए वहां अपने को मोल्ड करना पड़ता है। तो ये मोल्डिंग पावर जो इनका है वो धन्यवाद के पात्र है। और ये धरती बेन कौन है? धरती बेन तांजानिया। और विशेष रूप से अगर हितेश भाई है सभा में। हितेश भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। है हितेश भाई है। हाँ हितेश भाई, आपका तो खास परिचय कराना है हमको। जैसे मैंने कहा ना कि प्रतिभा बहन आए थे और हमको 2 ही भाइयों का परिचय किया था, तो आप हमारे हितेश भाई हमारे निमित्त भाई हैं। उन्होंने किसुमो से बचपन मतलब यंग एज में एज ऑफ 20 आपने ज्ञान लिया था। उसको समर्पित होना था, लेकिन घर में कुछ बंधन के कारण उसकी शादी हुई, लेकिन बाबा का हाथ और साथ उसने कभी नहीं छोड़ा है। और यहाँ क्या होता है कि हमारी हर कंट्री का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे इंडिया में तो कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी है भगवान का, तो रजिस्ट्रेशन होता है तभी हम यहाँ सेंटर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इसी माध्यम पर हमारी परमिट वगैरह भी निकलती है। तो आप हमारे हितेश भाई हैं जो बाबा के पक्के बच्चे हैं। आप पूरे अफ्रीका का अकाउंट संभालते हैं, हमारी परमिट का काम और हम बहनों का संभालना, मतलब सब कुछ आप ही करते हो। बाबा तो छत्र छाया है, लेकिन आपकी छत्र छाया में हम हैं। तो आपका भी इस सभा में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप भी अभी टाइम है तो आप भी कुछ बोलेंगे। और हमारे कंपाला के आप चेयरमैन भी हैं हितेश भाई। सुनाई देता है? हाँ जी। हाँ तो 1980 से हमने ज्ञान लिया है केन्या किसुमु में। तो तभी से बस बाबा का हाथ पकड़ के रखा है। इधर मेरा बिजनेस है सारा,
कॉटन का इंडस्ट्री है, फर्नीचर का है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है अभी तक। शादी किया, एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सारा फैमिली ज्ञान में चल रहा है और हम सब बहुत खुशी खुशी से चल रहे हैं। और बहुत लकी है कि नीपा बहन इधर कंपाला में है, हमको बहुत पालना देते हैं, कभी भी थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हिम्मत देते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आपने सुना ना कैसा एक्सपीरियंस है, तो उससे हिम्मत भी बहुत मिलती है, उस हिसाब से बस चलते रहते हैं। और इधर की एक स्पेशलिटी है कि अभी लॉकडाउन की वजह से तो थोड़ा अभी बंद है, नहीं तो सुबह क्लास में मैं अकेला ही होता हूँ। अच्छा। तो ये बहनों जो होती है वो इतना हिम्मत देती है, तो चालू हम रहते हैं चालू। हमारा थोड़ा हिंदी थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि हमारा जन्म केनिया में हुआ है। मेरा सौराष्ट्र के ग्रैंडफादर लगते हो, 1906 में आया। सौराष्ट्र के हो आप? अभी उधर के होंगे, क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर 1906 में केनिया आया था, तो मेरी ग्रैंडमदर का भी बर्थ केनिया में हुआ है। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, 2 शब्द धरती बहन आप भी कह दो। डॉक्टर साहब किलिमांजारो तांजानिया से एक बार अच्छा। अनुभव सुना के गए। अरुषा ओम शांति। हम तो 2 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन हाँ। नीपा बहन का मेरे लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। मैं भी उनका अनुभव सुन रही थी, तो मैं देखती थी कि कैसे वो जन्म देते हैं, फिर पालना करने वाला हो बहुत लोग मिल जाते हैं। तो मेरे भी कई ऐसी सेवाएं हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन वो मेरी बुद्धि से नहीं निकली होती है, उसका सोर्स नीपा बहन होती है। वाह। और फिर मैं उसको आगे बढ़ा देती हूँ, लेकिन बहुत सारे वो हमेशा वो पुश करते हैं, वो आइडिया देते हैं, और उनके कई देशों को वो जिसको स्थापन करके आए हैं उसको मुझे चलाने का भी सौभाग्य मिला है। तो मुझे वो स्टार्ट करने का अनुभव नहीं है, वो करती है। वाह, ये तो शिव बाबा अफ्रीका और अफ्रीका की बहनों पर आफरीन है। ठीक है ना? देखो ये बहनों का एक दूसरों से कितना प्यार है, और यही प्यार और संगठन ही शिव बाबा के इस कार्य को आगे बढ़ाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आज किसी और भाई बहनों को मौका हम नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर साहब 2 मिनट बाबा की याद में पूरा करें। ओके। अच्छा। तो नीपाबेन 2 मिनट आप दृष्टि दे और फिर हम पूरा करेंगे। थैंक यू।